नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। काफी समय से अपनी क्लासेस चल रही है और अब जो है साथियों राष्ट्रपति की है। आज बाल भी सही नहीं है देखो, और शायद ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिना तैयारी के ही आ गया हूँ और बाल थोड़े सी नोटी है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। है जो है ठीक है, चलिए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति अपन ने पढ़ा है। ठीक है, परसों कल तो मैं क्लास नहीं दे पाया, थोड़ा सा माइग्रेन वाली समस्या हो गई थी, लेकिन आज स्वास्थ्य ठीक है आप सभी की दुआओं से। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। अब शक्तियों वाला टॉपिक ऐसा है साथियों, ध्यान देना शक्तियों वाले टॉपिक में यदि आप यहां पे समझने में चूक करोगे ना तो फिर ये एक बार समझ में आ गया कुल मिला के राष्ट्रपति की शक्तियों वाला टॉपिक, तो आपके राष्ट्रपति कहीं नहीं जाने वाला है। फिर तो क्या है, कल की क्लास में अपन राष्ट्रपति कौन कौन बने, उनके क्या क्या कार्य हैं विशेष रूप से वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वहां कोई ज्यादा आपकी समस्या होने वाली नहीं है। आज देखो सेटअप भी बार बार देखना पड़ रहा है, शायद ऐसा है कि शायद मैं बिना तैयारी के ही आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है। हालांकि क्या है, बार बारिश हो रही है और इसी वजह से सब असुविधा हुई है और बाल तो बढ़ गए हैं। अब आपको पता ही है, आप लोगों से कोई छुपा हुआ है नहीं। देखो जुल्फीकार भुट्टो बने हुए हम, जुल्फें जो है बार बार आगे आ रही है। चलिए साथियों बीच में अब बात नहीं करेंगे क्योंकि सीरियस टॉपिक है और सीरियस टॉपिक को उस ढंग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति की साथियों शक्तियां बहुत सारी है। ठीक है ना, कार्यपालिका की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, खूब सारी है। प्रश्न जो बनते हैं वो वित्तीय शक्तियों से बन सकते हैं, विधायी शक्तियों से बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी शक्ति है या कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कौन सा पावर है। राष्ट्रपति को ऐसे पावर सब है लेकिन ऐसे पावर नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो कहता है वो राष्ट्रपति को करना पड़ता है। तो ऐसी है बातें जो अपन पढ़ते हैं, समझते हैं एक एक चीज को। ठीक है, सबसे पहले साथियों अपन पढ़ते हैं कार्यपालिका की शक्तियां। अब 52 में राष्ट्रपति है, 53 में कार्यपालिका की शक्तियां उसमें निहित है, ये पढ़ा था अपन ने। फिर निर्वाचन की रीति इस तरीके से चले थे, तो आपको याद ही होगा और याद होना भी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो अनुच्छेद 53 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके अंदर निहित होगी, राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। तो अपन कार्यपालिका की शक्तियां पढ़ रहे हैं, तो यानी कि सब शक्तियां किसके अंदर निहित होगी, राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। ठीक है ना, हकीकत में वैसे प्रधानमंत्री के पास रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहता है, मंत्रिमंडल कहता है, वो राष्ट्रपति जी को करना पड़ता है। अनुच्छेद 74 के अंदर क्या है साथियों, मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अब राष्ट्रपति जो बनते हैं ना, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। किस लिए, खुद की सहायता के लिए, खुद की हेल्प के लिए मंत्री परिषद का गठन होगा और इस मंत्री परिषद के जो मुखिया होंगे वो पीएम साहब होंगे। ठीक है, यानी कि पीएम साहब की गठित की, मतलब पीएम साहब के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद कहेगा, मंत्रिमंडल कहेगा। मंत्रिमंडल तो हालांकि शब्द 352 के अंतर्गत वहां आता है, लेकिन मंत्री परिषद कहेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे आसानी से दिमाग पे बिना लोड लिए समझना, आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ठीक है ना, कहीं लोड नहीं लेना है और कहीं बीच में कुछ सोचना नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे एक बार सुन लो, उसके बाद आपके पास में जो भी पुस्तक है वो पढ़ लेना और आपका बेड़ा पार है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या है, पीएम व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। ठीक है, यहां पे तो क्या है, मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और अब जो मंत्रियों की सब नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, वो सब राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। तो 75 में पीएम है। ठीक है ना, 5 से 75। ठीक है, 5 से 75 और 5 से पीएम व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। थोड़ा थोड़ा सा अपन लिंक करके चलेंगे ट्रिक को, ज्यादा लंबी कोई नहीं, लेकिन आपके जो है बिल्कुल देखो, ये सवाया होता है ना, सवाया यानी पूर्णता लिए हुए, जैसे कि 25, 50, 75, 100, ये पूर्णता होती है ना। तो पीएम साहब है तो 75। ठीक है ना, 25, 50, 75, 100, यानी कि 71, 72, 73 ऐसा कहीं नंबर नहीं डालना है। 5-5 वाला वो थोड़ा सा उसमें मजा आता है। ठीक है, 25, 50, 75, 100, तो 75 में पीएम। आई बात समझ में, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 76 के अंदर महान्यायवादी। ठीक है ना, महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 76 के अंदर। ठीक, अनुच्छेद 77 के अंदर भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से, भारत सरकार के संघ के समस्त कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। कार्य भले ही अपने ये करती है, भले मंत्री परिषद करती है, ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रपति जी के नाम से ये सम्मान है। ठीक है ना, राष्ट्रपति जी के नाम से
ये संपादित होंगे, यानी कि उनको एक सम्मान दिया गया, भाई आप हो महामहिम सर्वे सर्वा कह जो थे हो, ठीक, भले थे बिराजोड़ा हो लेकिन थे हो सर्वे सर्वा हो जो, ठीक है, ये बात है। अनुच्छेद 78 के अंदर साथियों राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार, और सूचना कहां से प्राप्त करें? क्या राष्ट्रपति जी आरटीआई लगाएंगे? नहीं, राष्ट्रपति जी को सूचना चाहिए कि व्हाट्सएप करेंगे या फोन करेंगे, किसको? पीएम साहब को, कि भैया मेरे को ये संघ वाली ये जानकारी नहीं, मेरे को जानकारी दो। यानी कि वो संघ की जानकारी उनको इसमें मांगने का अधिकार है, और यहाँ पे पीएम उनको बताने के, पीएम की कर्तव्य है, ठीक है ना, शब्द ध्यान में रखना, पीएम का कर्तव्य है इनको संघ से संबंधित जानकारियां देना अनुच्छेद 78 के तहत, ठीक है। चलिए इस स्लाइड को एक बार वापस बताता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इतनी उम्मीद से देखते हो, तो मैं चाहता हूं कि यार मतलब सभी याद कर लो। आप जब इतनी चिंताएं करते हो, मेरे पास सैकड़ों मैसेज आ गए, कल से कमेंट आ गए, सर आपके माइग्रेन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इतनी चिंताएं करते हो, मेरी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ पढ़ा के फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी करनी है, याद होना चाहिए। सबसे पहले कार्यपालिका की शक्ति 53 के अंदर अपन ने पढ़ी है कि संघ की मतलब कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 74 के अंदर मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति जी किस लिए करेंगे? खुद की सहायता के लिए करेंगे। हालांकि बाद में मंत्रिपरिषद के जो राष्ट्रपति जी ने करना पड़ी, लेकिन खुद की सहायता के लिए। 75, 25, 50, 75, 100 और 75 के अंदर पीएम, ऐसे ही याद रखना, 25, 50, 75, 100 और 75 के अंदर पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। 76 के अंदर महान्यायवादी, या सीधी सी याद रख लेना, महान्यायवादी की नियुक्ति भी अपने राष्ट्रपति जी द्वारा। 77 के अंतर्गत भारत सरकार के समस्त कार्य जो है कि महामहिम जी आपको मानकर ही, यानी कि आपके नाम से ही संपादित करेंगे, है जी को थे हो, मैं कहीं नहीं हूं, ठीक है, राजी रखे। अनुच्छेद 78 के अंदर यह है कि संघ के समस्त मामलों की सूचना राष्ट्रपति जी के मुझे होनी चाहिए, पीएम साहब सूचना दो, पीएम साहब के मेरा कर्तव्य है, सूचना आपको दूंगा, तो कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडो कोई कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, समझने वाला होना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए, ठीक है ना, याद हो जाएंगे। चलिए चलिए चलिए, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी द्वारा की जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद अपने जैसे राज्यपाल पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर विस्तृत पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जी की शक्तियां क्या क्या है, वो अपन को ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाएगी, सीधी सीधी याद रखो, ये चीजें ज्यादा नोट नहीं लेना है। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी की जाएगी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी द्वारा, ठीक है। यानी कि संघ से संबंधित जो भी विभाग होते हैं ना, उनका गठन भी, जैसे कि वित्त विभाग है, राजभाषा आयोग है, बहुत सारे और भी है, जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ये जितने भी है, वित्त आयोग है वगैरह, सब जो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही गठित किए जाते हैं, ठीक है ना, ये भी उनकी शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीएससी जो है वो उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां भी इनके, चॉइस और चुनाव, ठीक है, याद हो जाएगा, चॉइस चुनाव। और 16 साल के होते ही आईएएस की तैयारी शुरू करो, तो 316 के अंदर आईएएस की, यानी कि यूपीएससी की, ठीक है। अनुच्छेद 239 के अंदर साथियों संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, संचालित होगा। केंद्र शासित, संघ शासित जो है वो भी राष्ट्रपति जी के नाम से ही वहां पे प्रशासन किया जाता है। सामान्य जानकारियां हैं, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग याद कर लेना। सभी वैधानिक व कानूनी आयोगों, यानी कि संघ के, ठीक है ना, कौन से? सभी वैधानिक और कानूनी आयोग जितने भी है, उनका गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, राजभाषा आयोग है, वित्त आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह जो भी है, ये इनका गठन भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी इनकी कार्यपालिका की शक्तियां। अब आते हैं अपन न्यायिक शक्तियां पे। न्यायिक शक्तियां यानी न्याय से संबंधित, है ना, जैसा नाम है वैसा ही होगा, न्याय से संबंधित शक्तियां हैं वही आएगा इसके अंदर। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्या है साथियों कि राष्ट्रपति जी द्वारा क्षमादान का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? क्षमादान। अब थाने एक बात बताऊं, जब मैं तैयारी शुरू करी ना, स्टार्ट में मैंने जब तैयारी शुरू की ना, जब मैं एबीसीडी नहीं जानता था कोई भी। अब यहाँ की एक लोकल कोचिंग थी, वहां गए थे, तो वहां सर बोलते थे और हम लिखते थे। वहां सर ने कहा कि अनुच्छेद 72 के अंदर लिखो क्षमादान। आज भी वो कॉपी बड़ी है, उसको हालांकि बाद में सुधार के लिखा है,
देखो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जो फ्रेशर्स है ना वो इसमें ध्यान देना। वहां आज भी है ना ये क्षमादान ऐसे है, जबकि सर ने कहा समाधान लिखो, मैंने ये समाधान ऐसे लिख दिया था, ठीक है ना। और बाद में बड़ा सोचा मैंने कि 72 में समाधान है, पर समाधान है क्या, पहले समस्या क्या है भाई, समस्या होगी तभी तो समाधान होगा। भाई शुरू शुरू में ये घटनाएं होती है, लेकिन जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक अकल थोड़ी आती है, बादाम खाने से क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए तो क्या सुविधा है, आप मैं डायरेक्ट ही आपको लिखा है क्षमादान, ठीक है। तो कई जने उच्चारित क्षमादान न करके क्षमादान ऐसे ही बोल देते हैं, डायरेक्ट पूरा उच्चारित न होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना 72 के अंदर समाधान है, समाधान नहीं क्षमादान, याद हो गया है आपको। इस छोटी सी स्टोरी के पीछे आपको ये चीज याद हो गई। अब इसमें है ना अलग अलग परिभाषाएं चलती है, अलग अलग शब्दावली चलती है। क्षमादान क्या है साथियों, कि सीधा ही क्षमादान है, ठीक है ना। समाधान क्षमा मांगने कब जाएगा, जब किसी को दोषी को दोष मिलेगा ना, या तो कोई सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया है, मृत्युदंड दिया है, तो ऐसे में क्षमा मांगने जाएगा, ठीक है ना। क्षमा मांगने गए कि भाई साहब हमको तो फांसी होगी, अब हमें आप ही हो महामहिम अन्नदाता, जिको हो जिको थे हो, गलती होगी माफ करो, ठीक है। तो क्षमादान के मामले में यदि क्षमादान दे दिया जाए राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो वहां पे यानी कि क्षमादान के अंदर यानी पूरी तरीके से क्षमादान, यानी कि जैसे कोई दोष लगा ही नहीं था, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से निर्दोष साबित हो जाता है, ठीक है। साबित नहीं होता मतलब निर्दोष की तरह हो जाता है, उस पे से सारे सब माफ। तो ये तो आता है समाधान के अंदर, ठीक है। बाकी के अंदर क्या है, जैसे परिहार के अंदर क्या होता है कि इसमें जो जिस दोष के कारण इनको जो मतलब अपराधी घोषित किया था या सजा मिली थी, उसकी प्रकृति को बदलते नहीं है, और प्रकृति को बदले बिना जो है कम करना, ठीक है ना, सजा को कम करना। मृत्युदंड है तो उम्र कैद में बदल दिया, इस तरीके से। लघुकरण के अंदर क्या है, प्रकृति को बदल के, कि जो दोष था इसकी प्रकृति को ही बदल के जो है वो इसको कर लेना, क्या कर लेना, प्रकृति को ही बदल के सजा को कम कर देना, ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये सारे अलग अलग है, मतलब आपको इतना डीप में पूछेंगे नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए है कि भैया इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। फिर आ जाता है साथियों आपके परिहार हो गया, फिर आ जाता है विराम, और फिर आ जाता है प्रविलंब। प्रविलंब के अंदर क्या होता है साथियों, कुछ भी नहीं होता, खाली उसको जब सजा जो देनी होती है प्रविलंब के अंदर, उसको थोड़ा सा खींचा जाता है कि भाई अभी नहीं देखे, थोड़ी सी बाद में। हालांकि इसमें से आपके पूछेंगे नहीं, सिर्फ समझने के लिए। आप कहते हैं ये शब्द पूछ ले तो भी, मेरा जहां तक सोचना है ये शब्द पूछ लेना तो भी बढ़िया है, लेकिन समझने के लिए कि सर लघुकरण है क्या, वो क्या है, ठीक है। तो ये है साथियों, ध्यान रखना है इसमें, ठीक। चलिए यहां पूरा हो गया, अब चलते हैं अपन आगे। अभी न्यायिक शक्तियों में और है, अपना पूरा नहीं हुआ है न्यायिक शक्तियां। देखो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजे यानी कि चीफ जस्टिस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, आप फुल लिखना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि अपने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, शपथ और पद मुक्ति संबंधी प्रावधान है जो राष्ट्रपति जी के द्वारा करवाया जाता है सब कुछ, ठीक है, 124 के अंतर्गत, ठीक है ना। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कि भैया कोई पद खाली है तो उस पर वरिष्ठता के आधार पे ही होता है, और यहाँ पे भी नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पे ही किया जाता है। हालांकि एक दो बार क्रम का उल्लंघन हुआ है, लेकिन ज्यादातर वरिष्ठता के आधार पे होता है। तो यहाँ पे क्या है कि पद खाली है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाएगी वो इनके द्वारा की जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 217 के अंदर एससी यानी कि हाई कोर्ट, एससी यानी उच्चतम न्यायालय, एससी यानी कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं और उच्चतम न्यायालय एक अपने है जो पूरा संघ का केंद्र का है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, वो यहां पे है। 143 यानी कि 143 यानी कि हमें राष्ट्र से प्यार है, आई लव यू राष्ट्र के संबंधित, ठीक है ना, आई लव यू इंडिया, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं 143 को इसमें प्रयुक्त किया जाता है जैसे, तो आई लव यू इंडिया, इंडिया से प्यार है यानी कि राष्ट्रीय महत्व की बात आ गई है। जब आप राष्ट्रीय महत्व को जानेंगे तभी आप इंडिया से प्यार कर पाएंगे। तो आई लव यू इंडिया यानी कि राष्ट्रीय महत्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, ठीक है, ये अधिकार है 143 के तहत, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहे अगर कि मैं तो परामर्श कौन दूं, तो वहां पे जो है बाध्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, भाई परामर्श देना ही पड़ेगा। और परामर्श दे दिया, राष्ट्रपति जी चाहे नहीं चाहे कि परामर्श मैं तो कौन मानूं,
तो वो भी स्वतंत्र है कि कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अब आ जाते हैं अपन वित्तीय शक्तियों पे। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत 109 के अंदर साथियों धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, देखो धन विधेयक और संविधान संशोधन ये पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं, बाकी जो है बाकी में बाद में अनुमति ली जाती है। ठीक है ना, बाद में आज्ञा ली जाती है। धन विधेयक मतलब पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है 109 के तहत। अब कई विद्वान साथी कहेंगे कि सर धन विधेयक तो हमने 110 में पढ़ रखा है, आप 109 में कैसे बता रहे हो। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं उन पे ध्यान देना कि धन विधेयक पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाएगा। 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा है कि धन विधेयक है क्या, वो चीज बताया गया है 110 के अंदर। आप भी गलत नहीं हो, 110 पढ़ा है, शॉर्ट में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 110 में क्या है परिभाषा है, 109 में इसकी प्रक्रिया है कि ये कैसे रखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति सामान्य विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं। ये 111 का परंतुक है, परंतुक कहा जाता है, यानी कि जो सामान्य चीज जो दे रखी है उसके विपरीत वो चीज है, मतलब एक तरह से अपवाद टाइप, वो परंतुक कहलाता है। तो यहां पे 111 का परंतुक क्या है कि धन विधेयक को नहीं, वापस पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते राष्ट्रपति जी। ठीक है ना, बाकी जैसे वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक है, उनको भेजा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज सकते क्योंकि ये 111 का परंतुक है। 112 के अंदर बजट है, और बजट सिर्फ मैंने बजट ना लिख के मैंने लिखा है राष्ट्रीय वित्तीय विवरण। मान लो कि बजट शब्द आए नहीं और सीधा आ जाए कि राष्ट्रीय वित्तीय वितरण जो है वो राष्ट्रपति जी की कौन सी शक्ति के तहत और कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो यूं नहीं कि भाई अपनी क्लीन बोर्ड हो जाए। तो इसलिए मैंने ये पूरा लिखा है राष्ट्रीय वित्तीय विवरण, यानी कि बजट राष्ट्रपति जी के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। आई बात समझ में? भाई मेरे हिसाबों तो आएगी है, और नहीं आई तो क्लास तो रिकॉर्डेड एनी टाइम यूट्यूब माते रही है। आज तक जितनी भी क्लास आई सारी की सारी यूट्यूब माते है, तो थे मतलब मर्जी पड़े जितनी बार मचका देख सको, इन कोई पैया लगने वाला है नहीं, और डेटा तो थे यूं भी हाँ उड़ाओ हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि कोष पर राष्ट्रपति जी का नियंत्रण रहता है। संचित निधि कोष पर जो है वो संसद का नियंत्रण रहता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति जी का नियंत्रण रहता है। ये वित्तीय शक्तियों में आ गई। अब आते हैं अपन विधायी शक्तियों पे। ठीक है, विधायी शक्तियों पे आते हैं। देखो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारतीय संसद व राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब जैसे कि कल अपन ने पढ़ा कार्यपालिका है ना, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सारी, तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि संसद के 3 अंग है, उसमें से राष्ट्रपति एक अंग है, और सदन पूछे तो 2 है, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत ठीक है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, समस्त संवैधानिक शक्तियां या संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन समस्त ये मतलब 79 के अंतर्गत आप यानी कि राष्ट्रपति जी, कई जना कह सर आप कहते हो तो ऐसे लगता है जैसे हमें कह रहे हो। यहां यदि मैं किसी सम्मानित व्यक्तियों को पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए कोई क्रांतिकारी है कोई, तो मैं आप जो है इनके लिए प्रयोग करता हूं। तो यहाँ राष्ट्रपति जी पढ़ रहे हैं अपन, है ना, अपनी औकात है नहीं राष्ट्रपति बनने की, लेकिन राष्ट्रपति जी को सम्मान देने की बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप इसलिए प्रयुक्त हो रहा है। तो आप जो है अभिन्न अंग है संसद के। ठीक है, 79 के अंतर्गत। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत, अब जैसे 80 के अंदर राज्यसभा वाले प्रावधान आ गए, 83 के अंतर्गत राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। 12 व्यक्ति यानी 12 सदस्य। आप ऐसा करना, यहां पे है ना व्यक्ति की जगह सदस्य लिख देना, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये लिखना सदस्य। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाएगा। अब जैसे लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे वो प्रावधान अब हट चुका है। ठीक है ना, एंग्लो इंडियन वाला अब हट चुका है, जो 331 के अंतर्गत था। लेकिन यहां पे जो है साथियों, अब ध्यान रखना, और ये प्रावधान कहां से लिया गया है, आनी रानी रास के 12 आदमी। याद है का कौन है? ट्रिक बताई था। आनी यानी कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए, रानी यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया। ठीक है ना, राज के 12 आदमी यानी राज्यसभा के 12 आदमी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। सिंपल है रे, मतलब पढ़ाई कोई तो वो है कौन थे, मतलब ज्यादा टेंशन ले लिया करो।
अनुच्छेद 85 के अंतर्गत साथियों संसद का अधिवेशन आहूत करना, बुलाना और सत्रावसान करना। ठीक है, यहां ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का अधिवेशन। अब संसद के अधिवेशन जो है वो साल में 2 अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि पहला अधिवेशन यानी पहला सत्र है, उसकी अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 6 माह का होना चाहिए। तो दिखती बात है कि एक साल में 2 होने अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सत्रावसान यानी कि अपने सत्रावसान और सत्र आहूत करना, ये दोनों ये विघटन भी कर सकते हैं, लेकिन विघटन के लिए मंत्रिपरिषद वापस वहीं से भैया लिखित में आपके पास में होगी चीजें, तब आप उसको विघटित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 86 के अंतर्गत, अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सदन में अभिभाषण कर सकता है। अब देखो अभिभाषण कब, एक तो जैसे सरकार चुन के आई है, ठीक है ना, पहला अधिवेशन है तो वहां पे पहला भाषण जो है वो राष्ट्रपति जी का होगा। एक जैसे सत्र हो रहे हैं प्रारंभ, तो वहां के पहले सत्र के अंदर प्रारंभ में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था। ये विशेष अभिभाषण है यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं विशेष अभिभाषण यहाँ है इस सदन में, ठीक है ना। हाँ चलिए, विशेष अभिभाषण यहाँ है। यहाँ जो चीज है ना साथियों, ये अनुच्छेद 86 के अंतर्गत जो है वो अभी मैंने बताया आपको वो है। विशेष अभिभाषण के अंदर क्या होता है कि बीच में भी, ठीक है ना, बीच में आप अभिभाषण अपना दे सकते हैं, लेकिन ये अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया हुआ होगा। आप मन से नहीं बता सकते, आपको जो बतानी चीजें आप मन से नहीं बोल सकते। यहाँ पे यहाँ मंत्रिमंडल द्वारा जो तैयार किया गया है उसे ही आपको बताना होगा। ये विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण 87 के अंतर्गत है और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण वो अपने 86 के अंतर्गत है और ये किसी भी सदन में हो सकता है और संयुक्त यदि है संयुक्त संवेद हो रहा है तो वहां पे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें, तो यहाँ पे विशेष अभिभाषण और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ये ध्यान में रखना। ठीक है, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन क्या है कि जैसे कब नौबत आती है, नौबत तब आती है कि किसी विधेयक पर दोनों सदनों की सहमति नहीं बनी है, ठीक है, और वो 6 माह से अधिक समय तक लंबित है, न ओ राजी हो रही हो, न ओ राजी हो रही हो, मतलब है नहीं, एग्री नहीं है, वो लंबित पड़ा है, तो उसे पास करवाने के लिए यहां पे फिर जो है आपके संयुक्त अधिवेशन करवाया जाता है। ठीक है, दोनों सदनों में साधारण या वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक को लेकर 6 माह से अधिक समय तक मतभेद, तब जो है इनके भेला बेटन राजीनामा कर लो और थे पास करो, क्यों फालतू झगड़ो। तो यहाँ पे ये नौबत आती है 108 के तहत, तब संयुक्त अधिवेशन करवाया जाता है। ये 108 महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो चीज वो अपने वन लाइनर के अंदर से दिया है, और दिया इसलिए है ताकि एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर ये आपने ये जो चीज दी है, ये वाली नीचे वाली, वो कैसे पढ़नी है समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो इसको साथ में लेते हैं, आप लोगों को ऐसे भी काम में आ जाएगा। और इसमें तो ये तो आप क्लास देखने के बाद में कोई ये बुक पढ़ेगा ना, उसके मतलब वास्तव में बहुत इजी हो जाएगी चीजें। जैसे आपने इस क्लास के अंदर देखी है चीजें, उस तरीके से वन लाइनर के अंदर दे रखी हो और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि क्लास में सब शामिल नहीं की जा सकती, नहीं तो राष्ट्रपति जो है 5-6 दिन की क्लास हो जाएगी, तो इसलिए वो उसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे साथियों देखो, अब संयुक्त अधिवेशन की यानी कि नौबत कितनी बार आई? 3 बार आई है। ठीक है, कितनी बार हुआ है? 3 बार। पहली संयुक्त बैठक कब हुई? 6 मई 1961। कारण क्या था? दहेज निरोधक अधिनियम, इस पे सहमति नहीं बन रही थी। ठीक है, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अनंत सैनम अयंगर इस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, इन्होंने अध्यक्षता की। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और उपस्थिति वाजपेयी जी। वाजपेयी जी इसलिए लिखा है कि वाजपेयी जी तीनों समय जब संयुक्त अधिवेशन हुआ तीनों में मौजूद थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे ये ध्यान रखना। अब आप जैसे आप वन लाइनर पढ़ रहे हो अपनी, और आप लोग यदि ये पढ़ रहे हो, यहाँ पे विशेष ध्यान देना कि यदि कोई ऐसी चीज यानी ब्रैकेट में दे रखी है या कहीं ऐसे कुछ बना के दे रखा है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उन्हें जरूर पढ़ना है। कहीं भी जैसे कहीं सीटें दे रखी है, कहीं कुछ भी ऐसी चीज दे रखी, कहीं कोई परंतुक दे रखा है, जो भी है, ठीक है ना, क्योंकि वो विशेष मतलब उन पे विशेष दृष्टि पड़नी चाहिए, इसीलिए इसके अंदर डाल के दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, अनुच्छेद 111 का परंतु, समझाया ना अभी।
सामान्य विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, सामान्य विधेयक के लिए जरूरी नहीं है, वो पेश किया जा सकता है, यहाँ पे ऊपर जरूरी है। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए। चलिए अब दूसरी और तीसरी बैठक, इसको कैसे समझना है, कई जनों को समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि काफी विद्यार्थियों के पास में अपनी वन लाइनर है और वो रिवीजन कर रहे हैं उससे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे ये समय लिख रखा है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तीसरी बैठक लिख रखा है, यहाँ दूसरी बैठक लिख रखा है। ठीक है, मैं बीच में खड़ा हूं, यहाँ तीसरी बैठक लिख रखा है, यहाँ दूसरी बैठक लिख रखा है। अब समय दे रखा है, सीधा एरो दे रखा है कि समय इसका कब था, इसका 16/5/1978 था। तीसरी बैठक का कब था, 26/3/2002। ये याद रखने का एक पैटर्न है, सीधा याद होता है इससे। ठीक है, 26/3/2002 साथ साथ में याद हो जाएगा तुलनात्मक तरीके से। कारण क्या था कि यहाँ पे बैंकिंग सेवा एक्ट था और यहाँ पे पोटा था। ठीक है ना, आतंकवाद निरोधक अधिनियम। ठीक है, तो ये था प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट कहते हैं इसको। तो यहाँ पे अब जैसे इस समय राष्ट्रपति कौन थे, NS रेड्डी थे यहाँ पे, और यहाँ पे KR नारायणन थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, और यहाँ पे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अध्यक्षता किसने की, KS हेगड़े ने की, लोकसभा अध्यक्ष थे इस समय, और यहाँ पे PM सैयद थे लोकसभा अध्यक्ष। पूरी जानकारी एक साथ पूरी एक सारणी के अंदर आप लोगों के पास में आ गई। याद कर लो, आप लोग काम है। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया, मैंने चीजें बता दी कि ये पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो बता दिया, अब पढ़ना आपको है। ठीक है ना, ये चीज थोड़ी सी आपको देखनी है। चलिए अगली स्लाइड जो है अपनी, वो भी उसी वन लाइनर का पार्ट है क्योंकि बहुत छांटी हुई सामग्री है। तो यहाँ पे ठीक है ना, वीटो शक्ति के बारे में। वीटो शक्ति जो है साथियों, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है रोकना। और यहाँ पे वीटो का मतलब भी क्या है, निषेधात्मक है ये चीज, ये निषेधात्मक शक्ति है। किसी चीज को रोकना है, किसी विधेयक को रोकना है, तो वहां पे राष्ट्रपति के पास में पावर होती है, वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर बहुत तरह की होती है। राष्ट्रपति विधेयकों पर हस्ताक्षर करता या उन्हें पुनः विचार हेतु लौटा सकता है या उन पर सहमति सुरक्षित रख सकता है, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। ठीक है, सहमति सुरक्षित रखने को पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो कहते हैं। और जेबी वीटो, जे से जेल सिंह जी। ठीक है, 1986-87 के अंदर डाक संशोधन विधेयक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जेल सिंह जी ने इसका उपयोग किया था। जेबी जेल सिंह, याद रखना, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जेल सिंह जी ने प्रयोग किया था। पुनः विचार हेतु लौटाने को निलंबनकारी वीटो कहते हैं कि भाई वापस एक बार देखो, इसको वापस लौटा दिया जाए। धन विधेयक तो देखो पूर्वानुमति से रखा जाता है, वहां तो ये समस्या है नहीं। दूसरे विधेयक है, उनको वापस लौटाए, भाई एक बार विचार कर लो, तो एक बार ही लौटा सकते, बार बार नहीं है। ठीक है, एक बार वापस आ गया तो फिर डन है, तो क्या वापस विचार कर लो, इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। विशेष तथ्य क्या है कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है और ज्ञानी जेल सिंह ने डाक विधेयक के संबंध में किया 1986 के अंदर। यहां पे ध्यान देना साथियों, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये पूर्वानुमति से रखे जाते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है कि ये वापस नहीं की जा सकती। ठीक है, बाकी किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति साधारण व वित्त विधेयक को एक बार पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, परंतु पुनः पारित होने पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। भाई एक बार कहते हैं कि भाई देख लो एक बार पांचों, मैं कह नहीं ओके है तो क्या, हाँ सा ओके। ठीक, अब बात है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश है, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल यानी कि जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, इस काल में अध्यादेश जारी करता है यदि उसे राष्ट्रपति को लगता है। राष्ट्रपति को तो क्या लगे, मंत्रिमंडल के उससे ही होता है सब कुछ, कि यदि लगता है कि अब इस पे यहाँ पे कोई विशेष फैसला लेने की घड़ी आ गई है तो वहां पे अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी होने की तिथि से संसद की आगामी बैठक यानी कि जो आने वाली है उसकी प्रथम तिथि से 6 सप्ताह, यहां पे समय ध्यान रखना, प्रथम तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रखा जा सकता है। ये पूछे जाते हैं 6 सप्ताह, कहां पे 6 सप्ताह है, कहां पे 6 महीने है। ठीक है ना, राष्ट्रपति अध्यादेश किसी भी समय बिना किसी सिफारिश के वापस भी ले सकता है। अनुच्छेद 13 क के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है और अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन यह वैभिकीय शक्ति नहीं है। नहीं पे गोला किया है क्योंकि ये ध्यान देने लायक पूछते हैं। और ये शब्दों का फेर, फिर कहते हैं ना समझ आधारित प्रश्न है, ये समझ आधारित। कई जनों की सोच होती है कि सर
फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में वन लाइनर क्या काम के भैया, थे पढ़ी कौन, थे पढ़ी हुए तो थे बोलो ही कौन, ठीक है, ये वन लाइनर है। और यहाँ पे यदि आप कहते हो ना कि वो चीज होती है कि सर यहाँ पे समझ आधारित, तो बताइए भाई समझ के लिए जरूरी कहाँ है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। आप इस तरीके से पढ़ो ना, आपको सीधा सीधा याद होगा। और पैराग्राफ पढ़ना है तो गाइडें भी तो दे रखी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आपको ये लेना है, और मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि वो बताया ना एक विद्यार्थी को प्रॉब्लम हुई तो वो समझने के लिए। बाकी ये समझ आधारित प्रश्न भी ऐसा है कि जब प्रश्न बनेंगे तब डालूंगा, जैसे रीड के प्रूफ डाले थे वैसे वापस डालूंगा। बाद में जी मैं कहीं कर नहीं सकूं, मैंने जो प्रयास किया वो मैंने बता दिया कि भैया ये प्रयास किया। मैं कभी किसी विद्यार्थी को बाध्य नहीं करता हूं कि यही पढ़ना है, या मैं कभी ये भी नहीं कहता हूं कि भैया 100% मेरी किताब से ही सवाल आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, नहीं कहता हूं। मैं थोड़ी पेपर बना रहा हूं, मुझे क्या पता, मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जो विश्वास के साथ में पढ़ रहे हैं और वो मतलब किसी विद्यार्थी से पिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो मेहनत किताबों के अंदर की है ना वो हम ही जानते हैं कि कैसे की है। सब कुछ छोड़ के किताबों 8-8 घंटे कंटिन्यू, आप पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, लेकिन हम जब लिखने बैठते हैं तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे कंटिन्यू उसी टेबल पर बैठ के काम करते हैं, निरंतर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक बुक सेलर ने कहा था कि सर आपकी किताब में ऐसा क्या है जो मतलब आते ही आउट ऑफ स्टॉक होती है और लड़के पहले से बुकिंग करा के रखते हैं। मैंने कहा एक तो मैं आलसी हूं, मैं देता धीरे धीरे हूं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पक्की पकाई खिचड़ी मिलती है पूरी की पूरी, उन्हें 8-10 किताबों में खंगालनी नहीं पड़ती, उनको वो चीजें मिल जाती है ऑथेंटिक जो बिल्कुल उनको वहां पे। अन्य चीज ये है कि मान लीजिए टाइपिंग में कोई त्रुटि वगैरह रहती है तो मैं विद्यार्थियों से सीधा जुड़ा रहता हूं, उनको कहीं वैसे पूछते हैं, वो बात अलग है कि भाई किसी की फितरती होती है तुरंत समाधान की तो वो पूछते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं समय अनुसार उसकी चीज जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूं। भैया ये इसमें टाइपिंग त्रुटि थी, आप इसको ये सही कर दीजिए, ये इस तरीके से। मानवीय स्वभाव है, गलतियां करना, गलतियों से सीखता है, लेकिन सुधारना वापस मानवीय गुण है। तुम सुधारते हैं, गलतियां हो जाती है, एक्सेप्ट करते हैं कि भैया टाइपिंग त्रुटि है, मशीनी टंकन हो जाते हैं, मानव से भी भूल हो जाती है, लेकिन उनको सुधारा जाए वापस, तो विद्यार्थियों के साथ में न्याय है। तो ये 2-3 कारण मैंने उन्हें बताया, तो वो पता नहीं इंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, बाकी उसे लगा अच्छा कि वास्तव में विद्यार्थियों में आप मतलब आप लोग, आपको विद्यार्थी चाह रहे हैं, मैं विद्यार्थियों को चाहता हूं, तो मैं भी चाहूंगा कि विद्यार्थी मुझे चाहे। और बस यही है साथियों, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं है। जो लेकर आए कुछ भी लेकर नहीं आए थे, ठीक है ना, जो लेकर आएगा कुछ भी लेकर नहीं आया और कुछ भी लेकर नहीं जाना है, बस दुआएं जरूर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यही है साथियों, आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं। चलिए आज थोड़ी सी क्लास लेट है और कारण भी यह है कि बारिश आ रही थी बाहर, ठीक है। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। कल पढ़ेंगे अपन आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे और जो राष्ट्रपति मुख्य जो कार्य है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लासें आपके काम आ रही हो। यदि कोई इसमें भी क्लास में भी हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो, कोई बताते समय, क्यों दिमाग में बहुत सारी 17 चीजें चलती है, तो कोई रह गया हो तो कमेंट करके बता दिया करो, ताकि संशोधन, मेरा भी ध्यान चला जाए तो संशोधित करवा दिया जाएगा। वैसे कोशिश की जाती है, क्योंकि जो क्लास आती है वो भी आपके ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद भी यदि कोई रहती है तो कोशिश की जाती है कि नहीं रहे, लेकिन फिर भी हो सकता है तो बता दिया करो, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर ही है। चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।